दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि साहित्य हमें हमेशा एक नई दिशा देता है, हमारी विचारधारा को एक नया दृष्टिकोण, हमारे समाज का दर्पण है और हमारे जीवन का पूरक। और बस यही वजह है कि शब्द संसार में ये आपको आपसे जोड़ता है और हमें और आपको जिंदगी से। तो आज एक और कड़ी, एक और श्रृंखला। स्वागत आप सभी का शब्द संसार में। मैं हूं पूनम आपके साथ और इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में, साहित्यिक गतिविधियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस गाने के साथ। जाना तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो दर्रों में, तुम बियाबां में। मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप पास होते हैं तो कोई दूसरा नहीं होता, और FM गोल्ड यही चाहता है कि आप हर प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सुने। अब शब्द संसार की जब हम बात कर रहे हैं तो शब्द संसार में आज एक खास बातचीत आपको करवाते हैं। श्री मधुरेंद्र प्रसाद सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, और प्रीति मोहन ने इनसे खास बातचीत की, तो आइए उसे सुनते हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम शब्द संसार में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे लेखक से, एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से, एक ऐसे स्तंभकार से जिनकी लेखनी में
कुछ तो बात है, तभी तो आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। मधुरेंद्र सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत आकाशवाणी FM गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद। मधुरेंद्र जी, लिखने का शौक कब, कैसे? क्योंकि आप पत्रकार हैं तो लिखना तो बहुत जरूरी है। जी, मुझे लिखने का शौक, मुझे लगता है कि मैट्रिक आते आते, जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था तो फुर्सत जब मिली, मैट्रिक की पढ़ाई बड़ी जबरदस्त होती थी उन दिनों, बड़ा प्रेशर रहता था, प्रेशर बच्चों पे भी है, तब भी था। जब वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ का। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। फिर इसके अलावा शिक्षक भी चाहते हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट है वो बेहतर करे, या जो इसको मैं पीठ पर हाथ रख रहा हूँ वो अच्छा रिजल्ट करके दिखाए। तो मैंने उसके बाद पढ़ाई शुरू, किताब तो मैं पढ़ता ही था, तो उपन्यास वगैरह का बड़ा शौक था। तो फिर मेरे एक चाचा है, उनके पास मैंने देखा कि प्रेमचंद की पूरी सीरीज है, तो मैं प्रेमचंद की पूरी सीरीज पढ़ गया। उससे फायदा मुझे हुआ कि मुझे हिंदी लिखने का सलीका समझ में आ गया कि एक साधारण विषय को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मैं चिट्ठियां लिखता था संपादकों को। उसके बाद अखबारों में लिखने लगा, मेरे लेख छपने लगे छोटे छोटे अखबारों में। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मास्टर्स किया लेबर एंड सोशल वेलफेयर में। अच्छा, ये पुस्तकें लिखने का शौक कब हुआ? पुस्तक लिखने का मुझे कई बार ऑफर मिला। मैं क्रिकेट में 80 में क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया। अच्छा। और क्रिकेट मेरी हॉबी थी, मैं इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला हुआ हूँ, तो मेरे को बहुत आसान था क्रिकेट कवरिंग। उन दिनों जितने पत्रकार थे, मैं किसी की बुराई नहीं करता क्योंकि सब दिवंगत हो गए, उनमें किसी ने क्रिकेट नहीं खेला था। वो अच्छा जानते थे क्रिकेट, सुनते थे, देखते थे। कभी उन्होंने लिखा इसलिए नहीं कि उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। तो मुझे तो बहुत आसान था मेरे लिए, तो मैं इतना तेजी से लिखता चला गया, पढ़ता चला गया कि 1982-83 में भारत की टीम पाकिस्तान गई, जहाँ इमरान खान कप्तान थे और भारत की तरफ से सुनील गावस्कर, कपिल देव वगैरह खेल रहे। तो मैं उस मैच में कवर करने गया। तो उस समय से मेरे मन में था कि क्रिकेट पर किताब लिखूंगा, लेकिन लिख ही नहीं पाता था। घर की शादी हो गई तो घर की प्रॉब्लम्स, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, फिर मुझे लगता था कि कम पैसे दे रहे हैं, तो फिर मैंने लिखने का इरादा ही त्याग दिया। रिटायर हो गया और कई जगहों पर काम करने के बाद मैंने कहा आप किताब लिखी जाए। तो पहली किताब लिखी क्रिकेट के खिलाड़ियों पर, कुछ 12 खिलाड़ी थे उनमें, उन पर किताब लिखी मैं। क्रिकेट के वो चमकदार सितारे, इसमें कुछ सेलेक्ट प्लेयर्स थे, जैसे डैनियल विक्टोरी थे, जैसे आपको चंद्रपॉल थे, भारत के सचिन भी थे और धोनी भी थे। इस तरह के खिलाड़ियों पर लिखा, तो किताब अच्छी चली, वो पॉपुलर हुई, बताया गया मुझे। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं देख रहा था कि जर्नलिज्म में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि समाचार लेखन की विधा बिल्कुल ह्रास हो गया, जिसे कहते हैं, अब छिन्न हो गई, विधा ही नहीं दिख रही थी। तो मैंने कहा कि किताब लिखी जाए इस पर। और संपादकीय लिखना कठिन होता जा रहा था, क्योंकि संपादकीय पेज के जो पहले राइटर्स होते थे या जो पत्रकार होते थे, वो बहुत मंझे हुए लोग होते थे। भाषा पर पकड़ होती थी, सब्जेक्ट पर पकड़ होती थी। मैं यशस्वी संपादक राजेंद्र माथुर जी की बात करूंगा, या प्रभास जोशी जी, ये लोग बहुत पढ़ते थे और तब लिखते थे, तब उनका दिमाग घूमता रहता था, तब वो लिखते थे और हम लोगों से लिखवाया करते थे। कि माथुर साहब के समय तो मैं नहीं लिख पाया, मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में गुजर गए। कोई आपके गुरु भी रहे जिनको देख करके आपको प्रेरणा मिली या जिनसे कुछ सीखने को मिला? नहीं, मेरे पत्रकारिता में तो मैंने सुरेंद्र प्रताप सिंह यानी एसपी को अपना गुरु माना। लेकिन लिखने में मैं आज भी माथुर साहब को अद्भुत पाता हूँ कि उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी वैसे ही के वैसे ही है। इतनी कोई इतना प्रासंगिक है कि विश्वास ही नहीं होता कि एक व्यक्ति इसे 30-32 साल पहले लिख गया है, एक ऐसा लेख जो आज के समय पर, आज की राजनीति पर सटीक बैठता हो। कितना जबरदस्त चिंतन था, कितनी दूरदर्शिता थी। तो उसको उनको देख देख के हम इंस्पायर हुए, लेकिन हम उनके सामने क्या, उनके करीब भी नहीं पहुंच पाए, कभी भी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो मैंने अपना एक अलग रास्ता चुना और इस तरह से किताब लिखी। 2 किताबें इस तरह से लिख दी। तीसरी किताब के बारे में मेरे पास खुद ही इनके जो किताब लिखी है, तीसरी मैंने, कर्म योद्धा जयकरण जी, प्रेरक गाथा है ये। प्रेरक गाथा है जी। हमारे पास हमारे एक मित्र हैं, वो कई कंपनियों में रहे, उन्होंने ही मुझे रेफर किया कि ऐसा है, अगर आप लिखना चाहें तो बताइए। मुझे भी लगा कि लिखा जाए। प्लॉट आपको वैसे मिला? हाँ, वहीं से मिला। उन्होंने बताया कि एक ऐसे सज्जन थे जो गांव में किसान के बेटे थे, झिंझर गांव और हरियाणा का, उनके किसान के बेटे थे, और वो बहुत मेहनत की उन्होंने, बिना पूंजी के, लोगों से उधार मांग के। तो आपकी मुलाकात है उनसे जिनके बारे में आपने? नहीं, वो तो गुजर गए ना, तभी उनके बेटों ने कहा कि मेरे पिताजी तो पता चला, हाँ, 64 साल की उम्र में ही गुजर गए, तो कोई उम्र ही नहीं थी। काफी नेक दिल इंसान थे। उनका नाम इसलिए ज्यादा रहा कि बहुत उदार व्यक्ति थे, तो उनको दानवीर करण कहा जाता आज भी। अपने पूरे इलाके में, हरियाणा के बहुत से इलाकों में
दिल्ली में भी जहाँ वो रहते थे पश्चिम बिहार वगैरह के इलाके में, मैं गया इंटरव्यू करने तो मुझे हैरानी हुई कि लोग जयकरण नहीं कहते हैं वहाँ, उनको दानवीर करण कहते हैं। इतना दान किया। तो उनके घर वालों ने बताया कि आप आइए लिखिए, तो मैंने उन पर किताब लिखना शुरू किया। इट टुक मी 2 years, 2 साल लग गए पूरे भारत में। क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तभी पुस्तक लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक एक आदमी से सुना, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे मैं हरियाणा के गाँव के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं बिहार का रहने वाला, बिहार के गाँव देखे थे, लेकिन हरियाणा के गाँव एकदम अलग है बिहार के गाँव से। उनके जीवन की शैली, के तरीका, ये वो, तो वो सब कुछ देखा मैंने जाके। गाँव में 2-2 दिन रहे, हम पैदल घूमते रहे, तब मुझे गाँव की चीजें समझ में आई। उनके दोस्तों से मिला तो बहुत सी बातें समझ आई। कलकत्ता गया मैं, खोजते खोजते पता ही नहीं था किसी को, कोई कॉलेज जो उसमें पढ़े थे। तो उनके बेटे हैं, छोटे बेटे सचिन, उन्होंने भी कहा कि नहीं मैं भी सर चलूंगा, मैं ले चलूंगा आपको। हम लोग दोनों मिलके उनके पिताजी का कॉलेज खोजा है, कहाँ काम करते थे वो देखा है। उनके दादाजी का ढाबा था वहाँ किसी जमाने में, खोज के वो भी निकाल दिया। मैंने एक खोजी पत्रकार का भी काम किया। तो किताब लिखी गई, धीरे धीरे किताब पूरी हो गई। तो बहुत सरस ढंग से कोशिश की हमने लिखने की, तो वो किताब लिखी। आपकी इस पुस्तक में पूरा बैलेंस है, सब कुछ है इसमें। इसके लिए मैंने क्या किया कि कई लोगों से इंटरव्यू किया, 180 बताया मैंने। देखिएगा अभी किताब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कई जगह पर किया। और मैं इसमें इन्होंने जो काम शुरू किया ट्रकों की ढुलाई से शुरू किया, फिर सामान ढोने का काम किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ किया काम, और फिर बढ़ते चले गए। सारी कंपनियों की गाड़ियों की ढुलाई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया वो करते थे। फिर मुझे ये जानना था कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, तो इस तरह की कंपनियों में कैसे बात करता होगा, कैसे इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात करता होगा, क्योंकि वो सब इंग्लिश वाले होते हैं। अब खास करके कम्युनिकेट कैसे किया होगा उन्होंने, कैसे अपनी बात समझाई होगी। जी बिल्कुल। साउथ की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रैक्टर्स को, वहां वो गए थे काम मांगने, तो वो तो तमिल में बोल रहे थे। फिर एक मैनेजर आया कि इंग्लिश, उन्होंने कोशिश की इनसे बात करने की, इन्होंने कुछ समझाया। फिर उन्होंने कहा कि कल आइए फिर से बात करते हैं। तो बाई चांस उनको रात को एक इधर यूपी के एक सज्जन मिल गए, जिनकी मदद से उन्होंने अपना कागज तैयार कर लिया, टूटी फूटी इंग्लिश में बोल करके कन्विंस करके वहां से काम लिया। इस तरह हुंडई में भी वो हर जगह वो ऐसा करते थे। मैं अपने को कम्युनिकेशन उनका इतना जबरदस्त था कि भाषा आड़े नहीं आई कभी भी। तो उन्होंने बहुत सफलता पाई जीवन में, और पैसा उन्होंने बहुत लोगों को बांटा। गरीब को देख करके पिघल जाते थे। शादियों में बारात में जाते थे या कहीं किसी फंक्शन में, तो पैसे लुटा देते थे। तो उनके दोस्त कहते थे दिखावा करते हो पैसे का, लुटा रहे हो इस तरह से पैसे। वो बोलते थे नहीं, हमारे पास पैसा है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेचारे सोचो रात भर बैंड बजा रहे हैं, इनको क्या देगा मालिक, 30 रुपए 40 रुपए, मैं इसे फेंक देता हूँ, कुछ पैसे तो इसे मिल जाएंगे। मैं हाथ में दे नहीं सकता इनको। तो इसी तरह वो करते थे। होटलों में जाते थे, वेटर को 2000 रुपए देते थे ताकि उस तरह की फीलिंग ना हो उसके अंदर। तो ये उनकी दानवीरता थी। और उसके अलावा वो धर्म में बहुत विश्वास करते थे। अच्छा। लेकिन धर्म वो वाला धर्म नहीं कि जिसमें हम धार्मिक हो गए, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत सी चीजों में, आडंबर में, अंधविश्वास में जोड़ लिया। कभी उन्होंने अंधविश्वास नहीं किया जीवन में। और वो मंदिर भी बनवाया उन्होंने, देवी माँ का। छतरपुर के पास एक अलग मंदिर है देवी का, शक्ति पीठ टाइप का बनवाया उन्होंने। लेकिन वो अंधविश्वासी कतई नहीं थे। सुबह हनुमान जी की प्रार्थना करने के बाद वो चल पड़ते थे, निकल जाते थे और फिर अपना काम करते थे। पर्व त्योहार में वो मिठाइयाँ बंटवाते थे। वो नवरात्रि नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन उनका सारा स्टाफ नवरात्रि करता था। जो महिलाएं करती थी सबके लिए नवरात्रि का भोजन करवाते थे अलग से। मैं एक छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ था दिल से, उनके हृदय में धर्म था। ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, वो पूजा हो रही है, वो अभिषेक हो रहा है, वो कुछ नहीं करते थे। लेकिन धर्म के प्रति बड़े ये थे और सभी धार्मिक आस्था थी और सभी धार्मिक जगहों में चले जाते थे। वो वैष्णो देवी चले गए, सालासर चले गए, तिरुपति चले गए। तिरुपति गए तो बाल मुंडवा के चले आए, बम्बई चले गए तो सिद्धि विनायक तक। लेकिन अंधविश्वास से उन्होंने अपने आप को दूर रखा, इसलिए उन्हें लोग धर्मवीर भी कहते थे। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, धर्मशालाएं बनवाई, बच्चियों की पढ़ाई के लिए दिया, सोशल वर्क बहुत किया। शादियां, लड़कियों की शादियों में पैसे दे देते थे कि भाई नहीं दे पाओगे तुम, ये लो। इस तरह के थे उन्होंने, इसीलिए उनका नाम ज्यादा हुआ। एक बहुत सारे भारत में उद्यमी हैं, बहुतों ने बहुत सफलता पाई, लेकिन उनका नाम कभी इस तरह से नहीं लिया जा सकता है। और नाम भी आपने किताब का बहुत प्यारा रखा है। जी जी, बिल्कुल। कर्म ही करते रहे बहुत। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने 16 घंटे 17 घंटे काम किया। बच्चों से 5 दिन तक नहीं मिल पाते थे वो। तो इस तरह की किताब है ये। और मैं क्रिकेट वाली किताब के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। किताब में क्रिकेट में लोगों का, चूंकि इस देश का गेम ही क्रिकेट हो गया है, तो किताब भी जी उसमें यंग जनरेशन के लिए काफी कुछ है उसमें कि वो जो प्लेयर्स थे वो वाकई उन्होंने अपने जमाने में बहुत नाम कमाया और बहुत पॉपुलर भी हुए। तो इसलिए मुझे लगा कि इन पर एक ट्रिब्यूटरी टाइप का होना चाहिए, एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देनी चाहिए लोगों को कि ठीक अब चले गए,
कम बात की जाएगी, लेकिन इसलिए मैंने वो किताब लिखी थी और अच्छी किताब रही वो। तीनों ही पुस्तकें बहुत बेहतर रही और मुझे लगता है सबने बहुत भी हैं पढ़ी हैं लोगों ने जी। संपादकीय और समाचार लेखन जी, वो भी ये एक अलग सी किताब है। और मैं ये देख पा रही हूँ मधुरेंद्र जी की तीनों 3 दिशा में जाती हैं। जी हाँ, 3 किताबें, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक से एक कोई कड़ी जुड़ी हुई है, बिल्कुल अलग अलग किताबें हैं। क्रिकेट के वो चमकदार सितारे, कर्म योद्धा, जय करण, तीनों अलग है। और आगे भविष्य में क्या सोच रहे हैं, किस किताब पे काम हो रहा है आप? अभी मेरी कई चीजें चल रही हैं। अभी तो एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे एक पब्लिशर है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन आ रहा है तो आप कुछ पॉलिटिकल टाइप का लिखा। हालांकि पॉलिटिकल राइटिंग कभी नहीं की, और जीवनी की भी बात आ रही थी, लेकिन मुझे देखना होगा कि हर किसी की जीवनी क्यों लिखी जाए। जब जीवनी में कोई दम हो, कोई मतलब कोई बात होनी चाहिए, तो वो जिन लोगों ने संघर्ष किया और आगे बढ़े और कुछ करके दिखाया, वो किताब लिखने में एक अलग आनंद है। पढ़ने वाले को ही मजा आता है कि यार, और यंग जनरेशन को किताब प्रेरित करती है। मेरी वाली ये किताब प्रेरक गाथा है और मुझे बताया गया पब्लिशर द्वारा कि आपकी किताब बहुत अच्छी चल रही है और लोग पसंद कर रहे हैं इसको, प्रेरक गाथा के तौर पर खरीद रहे हैं लोग। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतने लोग वाकई खरीद रहे हैं? उन्होंने कहा वाकई खरीद रहे हैं। तो अभी अगले प्लॉट पर विचार चल रहा है कि क्या लेने वाले हैं, है ना मधुरेंद्र जी? और मुझे ऐसा लगता है कि लिखने का जो शौक होता है वो इंसान को व्यस्त रखता है और क्रिएटिविटी बहुत होती है। क्रिएटिविटी बहुत होती है जी। जो आपके अंदर बातें होती है ना, वो उभर के सामने आती है। और हाथ में कलम हो तो क्या बात है। बिल्कुल सही है जी। वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र सिन्हा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में, और बहुत प्यारी बातें हुई। शब्द संसार जो कार्यक्रम है वो इसी से जुड़ा हुआ है। साहित्यिक बातें हम करते हैं, साहित्य से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और आपकी किताबों को देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मधुरेंद्र जी को आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाना बहुत जरूरी है और उनसे 2 बातें बिल्कुल बनती है, ताकि आपकी लेखनी से हम भी प्रभावित हो और हम भी कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है, बिल्कुल। उसे निखार के, उसे अच्छा बना के, बेहतर बना के सामने लाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा जरूर मिलती है। जी जी बिल्कुल। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मतलब उनके बारे में बात किया तो मुझे थोड़ा इमोशनल सा हुआ कि एक आदमी ऐसा कर सकता और कम उम्र में गुजर गया। ये भी बात रही ना कि सफलता की सीढ़ियां तो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन और भी कुछ कर सकते थे। क्योंकि लॉजिस्टिक्स में महारत था उनका, तो अभी और देखिए लॉजिस्टिक्स का जमाना है। जब ये कोरोना हुआ तो आप जब लोगों ने लॉजिस्टिक्स पर कब जाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो कोरोना में जाना ना लोगों ने, कि कैसे सारा सामान आपके घर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेन है लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उसके वो विशेषज्ञ थे और वो बहुत कुछ करने जा रहे थे, लेकिन समय से पहले वो गुजर गए तो वो नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने फिर भी एक बहुत बड़ी विधा जितना समय था उसे उन्होंने भरपूर जिया। जी हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी यूं तो कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और आपने उस पूरी जीवनी को पुस्तक में उकेर दिया। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? मैंने बहुत बड़ी किताब लिखी थी, जिसको कम करना पड़ा क्योंकि पब्लिशर ने कहा कि बहुत मोटी किताब लिखेंगे आप, तो रीडरशिप शायद ना हो उस तरह से, बहुत ज्यादा लोग ना पढ़ें या पढ़ के छोड़ दें आधा। इसलिए इतनी किताब लिखी है कि 250 पेज से ज्यादा ना हो। 250 पन्नों से ज्यादा की किताब पढ़ते नहीं है कि एवरेज मनोविज्ञान। तो लगभग तीनों किताबें आपकी इसी के आसपास है, 250 पन्ने के आसपास। 200-250 पन्ने से ज्यादा नहीं लिखा मैंने। जी जी जी। तो ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया आपसे बातें करके मधुरेंद्र जी, और मुझे ऐसा लगता है अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। बस लिखिए और हम आपको बुलाते रहेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार। तो अभी आपने सुना श्री मधुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार को प्रीति मोहन से उनकी खास बातचीत हमारे शब्द संसार में। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और भी बातें करेंगे। फिलहाल ये गीत। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक
बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम कम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। घर के आंगन में खिलखिलाती फूल की पंखुड़ी थी वो, हर चेहरे को रोशन करती पायल की झनकार सी थी वो। अचानक एक दिन मुरझा गई, न जाने क्या बात थी वो जो उसका बचपन चुरा गई। अब गुमसुम सी रहने लगी थी वो, अनजाने हाथ के अनचाहे स्पर्श थे जो उसकी मासूमियत से खेले थे। यौन शोषण की बात थी वो, उसके हर दिन और रात अकेले थे।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी शब्द संसार में। और शब्द संसार में अब जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता जा रहा है, क्योंकि जो शब्द हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास किताबें उतनी होती हैं, लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम अपने मोबाइल में ही ढूंढें तो ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब इस बात की चर्चा हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि संसद पुस्तकालय जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, यानी ऑनलाइन आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, मंत्रालय से या किसी विभाग से या किसी संस्थान से अनुसंधान कर रहे हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं, तो आप यहाँ यानी जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, संसद पुस्तकालय है, इसमें पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और अगर आप सामान्य आगंतुक भी हैं तो भी आप इस आवेदन को कर सकते हैं। और जब आपको प्रवेश मिल जाएगा तो आप यहाँ पर जाकर और बहुत कुछ दोस्तों पढ़ सकते हैं, जिसमें सब कुछ है, जैसे विभागीय रिपोर्टें हैं, कार्रवाइयाँ हैं, संविधियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे संग्रह हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप चाहें ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कीजिए और फिर इसके बारे में आप जो भी पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए
आए पानी में जैसे धूप छाओगे गंगा आए कहाँ से चिंटू पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए निकल गया चप्पल नहीं पड़वाएगी लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। पोलियो दिवस 28 मई 2023 को 6 जिलों में मनाया जाएगा। गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और कैथल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। 10:41 और 33 सेकेंड आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और ये है शब्द संसार। वैसे शब्द संसार में हम बातें करते हैं बहुत सारी पुस्तकों की, किताबों की, लेकिन होता यह है कि कई बार किसी किताब को पढ़ने का मन हो लेकिन पता नहीं लगता या याद नहीं आता कि अलमारी के किस कोने में कहाँ रखी थी वो किताब और कहाँ से ढूंढें। पर सोचिए अगर ये जानकारी हमें एक क्लिक पर मिल जाए तो, और अगर जैसे लाइब्रेरी में से किसी ने कोई किताब ली हो और उसे कब वापस किया हो इसकी एंट्री भी हो तो कितना आसान हो जाएगा ना कि हम किताबों से वापस जुड़ सकेंगे। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ई ग्रंथालय की, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने ये जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इससे आप किसी भी किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कहाँ है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्थानीय भाषाओं में डेटा एंट्री सपोर्ट भी करता है, तो एक आसान सी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए किताबों को पढ़ पाना, क्योंकि अक्सर पढ़ने का मन होता है तब मिलती नहीं है और जब मिलती है तब समय नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी पहल हमारी ज़िंदगी में हो, और ये जो पहल है इससे वाकई जो एक आदत हमारी छूट गई है किताबें पढ़ने की, और बच्चों में जो हम आज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन हम पढ़ने लगे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो उसमें एक बदलाव आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से रूबरू हो सकेंगे, उनके शब्दों को अपने संसार में बसा सकेंगे। शोर मचाएंगे
बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना। इस वक्त फिल्म राहगीर थी और बहुत खूबसूरती से इसे गाया। वैसे जब हम शब्द संसार की बात अभी कर रहे थे दोस्तों, और हमने सुना श्री मधुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रीति मोहन से खास बातचीत उनकी हमने सुनी, तो ऐसा लग रहा था कि पत्रकारिता जो है वो कितने बहुआयामी अलग अलग अध्यायों में बटी हुई है, कि दिलचस्प है, मनोरंजक है, समाचार है, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सशक्त माध्यम है, और हमें हमारे जीवन के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, समाज के बारे में या कोई निर्णय लेने के बारे में बहुत आवश्यक जानकारियां उनसे या पत्रकारिता से हमें मिलती हैं। सच कहें तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे विचार, बहुत सारी समीक्षाएं, टिप्पणियां, शब्द, ध्वनि, चित्र, सब कुछ तो है जो पत्रकारिता हमें देती है, और एक लक्ष्य भी कि जीवन में आगे बढ़ना है। अब ये सब बातें इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कल जो है वो पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 30 मई को इसे मनाया जाता है। मनाने की वजह यह है कि इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, और तब से हिंदी पत्रकारिता जो है वो हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई। तो ये जो हिस्सा है, इसमें हम आजकल बहुत कुछ खुद भी लिखने लगे हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं या ऑनलाइन लिखते हैं, बहुत कुछ हम जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उसका हर शब्द मर्यादित हो, जो कुछ हम कह रहे हैं वो सटीक हो, तो ही हम उसे एक अच्छी पत्रकारिता या एक अच्छा माध्यम मान सकते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए या दूसरों को कुछ बताने के लिए। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलो
जी हाँ, दिए तो हमें जलाने ही चाहिए प्यार के, और हर दिन जलाने चाहिए ताकि हमारा जो आपस में सद्भाव है, प्यार है, वो बढ़ता जाए। फिलहाल शब्द संसार में बातें और साहित्यकारों की, क्योंकि वो भी बहुत जोड़ते हैं हमें जिंदगी से, उस प्यार को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। हिंदी के जाने माने साहित्यकार जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे, बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया और अपने लेखन के साथ साथ नए लेखकों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। तो एक बहुत सबसे जुड़ा हुआ उनका जीवन रहा, पत्रकार, निबंधकार के रूप में। अगर हम मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, ये लघु कहानियों का संग्रह था। दीप जले शंख बजे और बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये बहुत सारी चीजें जो थीं वो उनके नाम के साथ जुड़ी हैं। सच कहें तो सहज, सरस और एक ऐसी शैली में लिखना जो सबके लिए बहुत आसान हो समझनी, वो उनकी खासियत रही और उनकी सभी कृतियां ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। और जो कुछ उन्होंने लिखा वो हमारे मानव जीवन के दृष्टिकोण और जीवन दर्शन का एक परिचायक हुआ और उसी के रूप में आज हम उसे याद करते हैं। ऐसे लेखक, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी जीवनी से जीवन को भी जीवित कर दिया, तो उन्हें आज हम याद करें क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और बातें हमारी और भी होती रहेंगी, बहुत सारे साहित्य से जुड़ी। फिलहाल ये गीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,
पल तो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। फिल्म कभी कभी का ये जो गीत है मुकेश जी की आवाज में, ऐसा लगता है कि आज भी हमारे अंदर कुछ नया जिंदा कर देता है। और बात जब कविताओं की चल रही हो, साहित्य की चल रही हो, तो फिर मदन कश्यप जी का नाम कैसे न लें, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। भारत के जाने माने कवि। वर्ष 2015 में उन्हें उनकी कृति दूर दूर तक चुप्पी और अपने देश के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रकृति से प्रेम और जीवन राग और संघर्ष के कवि, इस तरह से उन्हें याद करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें उनकी कविताओं की, तो बेरोजगार पिता की बेटी, तब भी प्यार किया, 60 का होना, फिर लोकतंत्र, भूख का कोरस, ये 5 उम्दा कविताएं हैं। इसके अलावा गुलर के फूल नहीं खिलते लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। तो वो जो संवेदना है, वो जो समाज से जुड़ाव है, वो करुणा कश्यप जी में भरपूर है और इसीलिए उनके काव्य संकलन जो हैं वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल बातें तो और करना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, तो शब्द संसार में आज इतना ही। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड।